आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ अटोल इज। तो आपको पता है अटोल, अटोल क्या है? अटोल आपका है कोरल रीफ का टाइप। कोरल रीफ के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। कोरल रीफ को क्या कर रखा है, 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला आपका क्या, फ्रिंजिंग, पहला आपका फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा आपका बैरियर रीफ, और तीसरा जो आपका यहाँ पे लिखा है वो है अटोल रीफ। अब आप फ्रिंजिंग रीफ से क्या समझते हैं? फ्रिंजिंग रीफ पता क्या होता है, जैसे ये मान लो ये आइलैंड है, ये इसकी कोस्ट लाइन है, यहाँ पे, यहाँ से क्या हो रहा है आपकी ओपन सी है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका कोरल, ठीक है। ये कोरल इससे अटैच्ड है, तो समझ रहे हो क्या बोल रहा है? वो कोरल रीफ होती है जो डायरेक्टली कोस्ट लाइन से या आइलैंड से क्या अटैच्ड होती है, यानी रीफ और लैंड के बीच में कोई सिग्निफिकेंट लगून नहीं है ना, कोई भी सिग्निफिकेंट लगून नहीं है। और सबसे पहला रीफ भी इसी को माना जाता है कोरल रीफ का। तो सोचो आप जैसे बीच पे खड़े हो, ठीक है, ये आपका बीच है, बीच के यहाँ पे जैसा माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन आइलैंड है, यहाँ पे आइलैंड से थोड़ा सा आप आगे गए, आपने यहाँ पे पैर रखा, तो आपको यहाँ पे पैर रखते ही आपको क्या मिल गया, कोरल रीफ। तो यही तो हो गया आपका फ्रिंजिंग रीफ। चलो मान लेते हैं जैसे आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, आपके घर के साथ अटैच आपका गार्डन। जैसे आप यहाँ से बाहर आए तो आपको सीधे गार्डन मिल गया, तो गार्डन ही आपकी मानो क्या है, कोरल रीफ, फिर इसके बाहर क्या आपका ओपन सी, समझ गया। तो ये हो गया हमारा क्या, फ्रिंजिंग रीफ। सेकेंड टाइप क्या होता है आपका, बैरियर रीफ, है ना। बैरियर रीफ क्या होता है, बैरियर रीफ पता क्या होता है, जैसे ये आपकी कोस्ट लाइन है और ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, बैरियर रीफ, यानी कि क्या, एक ऐसा कोरल रीफ होता है जो कोस्ट लाइन के बिल्कुल पैरेलल में क्या हो रहा है, डेवलप होती है, उसी को क्या कहते हैं, बैरियर रीफ। लेकिन जो लैंड से बैरियर रीफ है ना, तो ये एक लगून द्वारा क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, ठीक है। तो इमेजिन करिए जैसे पहले आपका घर था, ठीक है, जैसे आपका घर था पहले, तो पहले आप क्या थे, सीधे जैसे बाहर आते थे गार्डन से अटैच था आपका ये घर, बट अब क्या हो गया, जो आपका ये घर है ना, तो इसके बीच में क्या आ गया, बड़ा सा स्विमिंग पूल आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका गार्डन। तो यानी कि गार्डन मान लो ये रीफ हो गया, कोरल रीफ हो गया, और ये क्या हो गया आपका लैंड मान लो, ठीक है, कोस्ट लाइन, और ये क्या हो गया आपका लगून, है ना। तो यानी कि लगून से सेपरेट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा बैरियर रीफ, ठीक है। थर्ड आता है आपका क्या, थर्ड आता है आपका अटोल। अटोल क्या होता है, तो पता है अटोल क्या होता है हमारा, अटोल ना एक सर्कुलर या हॉर्स शू शेप का कोरल रीफ होता है जो एक सेंटर लगून को सराउंड करते हैं, यानी लगून सेंटर में होता है और कोरल रीफ उसके चारों तरफ होती है। मानो जैसे मैं कह रही हूँ कि ये एक आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है, इसके चारों तरफ हमारा क्या है, कोरल रीफ है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, कोरल रीफ है। अब कुछ टाइम बाद, हजारों सालों बाद क्या हुआ कि जो ये आपका आइलैंड है धीरे धीरे क्या हो गया, नीचे धंसता चला गया, जैसे ऐसे ऐसे करके बस ये कोरल रीफ बच गई है। तो ये क्या हो गया हमारा अटोल। ऐसे आपने बहुत सारे मालदीव में देखे होंगे अटोल, है ना। तो ये हो गया हमारा अटोल। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, द शेप ऑफ अटोल इज हॉर्स शो रिंग शेप्ड। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका डायग्राम। तो इसका डायग्राम में जैसे फ्रिंजिंग रीफ देख रहे हो, जैसे ये आपका यहाँ पे आइलैंड है, ठीक है, तो इसके जस्ट यहाँ पे क्या हो रखा है, ये आपका रीफ क्या हो रखा है, अटैच्ड हो रखा है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, जैसे आप थोड़े से आगे में गए, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, कोरल रीफ, है ना। तो ये क्या होती है, सिर्फ अटैच्ड होती है, देखो यहाँ पे कोई लगुन फॉर्म नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे बैरियर रीफ देखो, ये आपका आइलैंड हो गया, जैसे आप यहाँ पे और यहाँ पे इसका रीफ है, ठीक है, ये यहाँ पे रीफ हो रही है, और यहाँ से इसके बीच में क्या लगून आया, ये देखो ना कितना बड़ा लगून है इसके बीच में, इससे क्या हो रहा है, लैंड और बैरियर रीफ सेपरेट होती है, और इसके पैरेलल में क्या हो रही है, डेवलप होती है। और ये देखो अटोल, मैंने क्या कहा था पहले, यहाँ पे एक आइलैंड था और धीरे धीरे करके धस गया, फिर बचा क्या, सिर्फ ये आपकी कोरल रीफ बच गई। तो ये हो गया हमारा अटोल। तो ये हो गया हमारा कोरल रीफ के टाइप, ठीक है। चलो अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या आया था, हमारा एक सेकेंड, हमारा इसका आंसर आया था द शेप ऑफ अटोल इज हॉर्स शो या रिंग शेप्ड। देखा था ना हमने, यहाँ से ऐसा करके वो बच गया था, और जो आइलैंड था वो धस गया था, और बाकी जो चारों तरफ आपके कोरल रीफ थे वो वैसे रखे थे। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं द ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन इज नॉन एज। तो आपको जैसे पता है ऑप्शन दे रखे, फोटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, सनस्पॉट। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है?
हाँ देखो, जो आइनोस्फेयर और मेसोस्फेयर है ये तो आपके सन की लेयर नहीं है। क्यों? ये तो अर्थ की और एटमॉस्फेयर की लेयर है ना, अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर है दोनों। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। सन स्पॉट हो सकता है? सन स्पॉट भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो लेयर नहीं है, ये आपका एक डार्क स्पॉट है जो आपके फोटोस्फेयर में रहता है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी, जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे इसी को। द ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन इज नॉन एज, देखो हम इसको समझते कैसे। ये हमारा डायग्राम है, तो मान लो सन को तुम क्या मान सकते हो, चलो मैं एक स्टोरी के जरिए समझाती हूँ। सन को मान लो ये क्या है, अनियन है ना, अनियन है। हम अनियन को काटते हैं तो उसकी कैसी लेयर होती है ना, उसकी लेयर होती है। उसी तरह अगर हम सन को ऐसे काटेंगे तो इसकी क्या होगी, लेयर निकलेगी। तो कैसे लेयर होगी, ये देखो इसकी सारी लेयर ये है। ठीक है, तो सन की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो होता है आपका कोरोना। क्या होता है, कोरोना। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है सन की। तो इसी में क्या होता है, आपका सोलार विंड्स भी होती है ना, इसी में आपकी सोलार विंड्स भी निकलती है। जब सोलार सिस्टम में ये ट्रेवल करती है ना, सोलर विंड्स, सोलर विंड्स क्या कर रही है आपकी, ट्रैवल करती है कहाँ, सोलर सिस्टम में। तो कभी कभी क्या होता है कि जो अर्थ पे अरोड़ा होती है ना, ये क्रिएट करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना हो सकता है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे हो सकता है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जितना इसका टेम्परेचर हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं इसके अंदर वाली लेयर, वो है आपकी क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर क्या होती है, एक पतली लेयर होती है। यही क्या होता है आपका सोलार फ्लेयर्स में जैसे इवेंट होते रहते हैं। इसका टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस से आपका 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इसके और अंदर जाओ, फोटोस्फेयर। ठीक है, ठीक है, फोटोस्फेयर होता है। फोटोस्फेयर क्या करता है, ये वही लेयर होती है जो हमारे अर्थ से हमें दिखता है। इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उसके आसपास ही होता है इसका टेम्परेचर। यहीं पर हमें क्या सन स्पॉट भी दिखता है। सन स्पॉट मतलब जो उसके आसपास का एरिया है ना, उससे थोड़ा सा ठंडा रहता है, यानी कि वो डार्क स्पॉट होता है। ठीक है, ये होता है। और ये किससे बनता है आपका, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है तो उससे बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके कन्वेक्शन जोन में। ठीक है, फोटोस्फेयर बता दिया था। कन्वेक्शन जोन में क्या है कि आपका यहाँ पे जो गर्म प्लाज्मा होता है ना, आपका कन्वेक्शन जोन में क्या हो रहा है, जो आपका गर्म प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, ऊपर उठता है। फिर जो आपका ठंडा प्लाज्मा होता है वो नीचे आता है ना। तो बिल्कुल उबलते हुए पानी की तरह इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन जोन कहते हैं। अब इसके नीचे आता है आपका क्या, रेडिएशन जोन। रेडिएशन जोन क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी फोटोन्स के फॉर्म में मूव करती है। ठीक है, कैसे मूव कर रही है, फोटोन्स के फॉर्म में मूव करती है। लेकिन फोटोन सीधे बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो बार बार जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनसे क्या करता है, वो टकराते रहता है। इस वजह से क्या होता है, एक फोटोन्स को सन के सेंटर से सरफेस तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो यही हो गया हमारा रेडिएशन जोन। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं सन के बिल्कुल अंदर। कहाँ पहुंचे, सन के बिल्कुल अंदर। ये क्या होता है, सेंटर होता है, सन का कोर होता है। तो ये क्या है, सन का क्या, आपका पावर हाउस, पावर हाउस है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो रहा है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे सन के लेयर्स। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो हमारा इसका आंसर आ गया फोटोस्फेयर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एपेरोजेनिक फोर्सेस आर रिजल्ट ऑफ। तो जरा इसका ऑप्शन देखते हैं, ए हॉरिजॉन्टल अर्थ मूवमेंट्स, वर्टिकल अर्थ मूवमेंट्स, मास मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट। तो नाम सुनकर तो आपको ऐसा लग रहा है एपेरोजेनिक फोर्सेस क्या हो सकता है। तो ये बहुत सिंपल है। अगर ना हॉरिजॉन्टल अर्थ मूवमेंट कब होता, अगर यहाँ पे होता ओरोजेनिक, ओरोजेनिक फोर्सेस, तो तब यहाँ पे आता हॉरिजॉन्टल अर्थ मूवमेंट। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मास मूवमेंट भी नहीं है इसका, और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। इसका होगा हमारा वर्टिकल अर्थ मूवमेंट्स। अब आप बोलोगे कैसा है, चलो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, जो आपका एपेरोजेनिक और ओरोजेनिक फोर्सेस है ना, ये पता है किसके, ये किसके पार्ट है आपके, ये है आपका डाइस्ट्रॉफिज्म के पार्ट है। अब आप बोलोगे यार डाइस्ट्रॉफिज्म क्या होता है। तो यार डाइट्रॉफिज्म वो होता है जब आपके लाइक अर्थ के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस होती है ना, क्या होती है, जो अर्थ के अंदर
इंटरनल फोर्सेस होती है ना, वो काम करती है। तो उनके वजह से क्या होता है, जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है वो डिफॉर्म होता है, यानी कि कहीं माउंटेन्स बन रहे हैं तो कहीं लैंड ऊपर उठ रहा है, कहीं लैंड नीचे धंस रहा है ना। इसी को डाइस्ट्रॉफिज्म कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो डिफॉर्मेशन है ना, डिफॉर्मेशन या बिल्डअप ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। इसी को क्या कह रहे हैं हम, डाइस्ट्रॉफिज्म। तो इसके ना दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक है आपका एपेरोजेनिक अपलिफ्टमेंट और दूसरा है ओरोजेनिक मूवमेंट। इसमें अपलिफ्टमेंट भी होता है, सबसिडेंस भी होता है, ठीक है। तो आपको पता है ओरोजेनिक तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पे माउंटेन बिल्ड हो रहे है ना। माउंटेन बिल्ड हो रहे कैसे, जैसे आपको पता है जब आपके इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट क्या हो रहे थे, आपस में टकराई थी है ना, आपस में टकराई थी तो यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लगा, कंप्रेशन फोर्स लगा तो यहाँ पे फोल्ड हो गए माउंटेन, फोल्ड हो गए माउंटेन, तो यहाँ पे क्या बन गया, फोल्ड माउंटेन बन गए। और इसका एग्जाम्पल है हिमालय। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लग रहा है ना, यहाँ से भी फोर्स जा रहा है, यहाँ से भी फोर्स जा रहे हैं, कंप्रेशन फोर्स जा रहा है ना। तो ये हो गया हमारा ओरोजेनिक मूवमेंट। अब आते हैं एपोरोजेनिक मूवमेंट क्या होता है। एपोरोजेनिक मूवमेंट मतलब या तो अपलिफ्ट हो रहा है एक बड़ा सा पार्ट लैंड का, या तो अपलिफ्टमेंट हो रहा है या तो सबसिडेंस हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये धंस रहा है ना। तो जैसे ओरिजेनिक मूवमेंट हमारा क्या था, माउंटेन बिल्डिंग पे फोकस था, पर जो एपोरोजेनिक है ना हमारा एपोरोजेनिक फोर्सेस, ये हमारा माउंटेन बिल्डिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। इसका है कि जैसे अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के जो लार्ज पोर्शन होता है ना, लार्ज पोर्शन के अपलिफ्टमेंट या सबसिडेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि अर्थ क्रस्ट का कोई बहुत बड़ा एरिया, यानी कि अर्थ क्रस्ट का कोई बहुत बड़ा एरिया क्या कर रहा है, ऊपर उठ सकता है या नीचे धंस सकता है ना। इस प्रोसेस मूवमेंट को मेनली वर्टिकली होता है, इसलिए एपोरोजेनिक प्रोसेस को वर्टिकल अर्थ मूवमेंट भी कहा जाता है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन है, नीचे उसकी दो ओशनिक प्लेट्स हैं, दो ओशनिक प्लेट्स है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, डाइवर्जेंट बाउंड्री है ना, डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो जब प्लेट्स दूर जाती है तो बीच में क्या हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है, तो यानी कि मेंटल से मैग्मा ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, तो यानी कि गैप फिल कर रही है, जैसे जैसे आएगी। अब जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आता रहेगा और कुछ टाइम बाद जैसे ठंडा होकर होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नई क्रस्ट बनाता रहेगा, नई क्रस्ट बनाता रहेगा। तो ये लाखों सालों तक क्या करेगा, जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी तब तक क्या होगा, ओशन फ्लोर के ऊपर एक बड़ा हिस्सा क्या होगा, धीरे धीरे अपलिफ्ट होने लगेगा। यानी कि रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा हमारा मिड अटलांटिक रिच का फॉर्मेशन, है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे तो प्लेट कोलिजन भी नहीं हुआ है ना, प्लेट कोलिजन भी नहीं हुआ है ना, नहीं यहाँ पे सेडिमेंट्स कंप्रेस हुए, जो हमारे ओरिजिनिक में हो रहे थे ना, सेडिमेंट कंप्रेस हो रहे थे तो फोल्ड माउंटेन्स बना था। यहाँ पे हिमालय जैसी फोल्डिंग भी नहीं हुई, बस यहाँ पे क्रस्ट का एक बहुत बड़ा पोर्शन क्या हो गया, एलिवेट हो गया। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, एपोरोजेनिक फोर्सेस। तो देखो ना, ये अपलिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है ना। चलो मैं इसको एक स्टोरी की जरिए समझाती हूँ। मान लो एक बेडशीट है, ठीक है, ये बेडशीट है तो ये बिछी हुई है। अगर तुम बेडशीट को दोनों साइड से, एक यहाँ से साइड से क्या पुश करोगे तो इसमें ऐसे फोल्ड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, ऐसे फोल्ड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये फोल्ड्स माउंटेन किस तरह दिखा रहा है, ये ओरिजेनिक प्रोसेस को दिखा रहा है, किसको, ओरिजेनिक प्रोसेस को दिखा रहा है। लेकिन अगर तुम बेडशीट के नीचे, जैसे बेडशीट है, इसके नीचे तुम क्या रख दो, एक बड़ा सा तकिया रख दो, तो ये पूरी बेडशीट ऊपर का हिस्सा उठ जाएगा ना इसका। तो ये ना यहाँ पे फोल्ड हो रहा है, ना यहाँ पे कोई माउंटेन चेंज बन रही है, बस ये एरिया क्या कर रहा है, उठ गया है। तो यहाँ पे ये हो रहा है आपका एपोरोजेनिक फोर्सेस लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राई विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट आर नॉन एज। तो क्या इसका बोरा हो सकता है, या सिरोको हो सकता है, या हरमटन हो सकता है, मिस्ट्रल हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो मिस्ट्रल है, यहाँ पे क्या होती है, कोल्ड विंड होती है, और ये कहाँ फ्लो